नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश और आप देख रहे हैं भारत न्यूज 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने के लिए कई राज्यों के कई दलों के बड़े कद के विपक्षी नेताओं ने शुक्रवार को पटना में करीब करीब 4 घंटे तक मंथन किया। मंथन कक्ष का आंखों देखा हाल वहां बैठे नेताओं के सिवा किसी और को तो मालूम नहीं, लेकिन बाद में संवाददाता सम्मेलन में बारी बारी से सभी नेताओं की बातों से ऐसा लगा कि एक ही मुद्दे पर सैद्धांतिक सहमति ये बनी है कि भाजपा मुक्त भारत के लिए सभी विपक्षी दल साथ रहेंगे। बैठक में कोई रणनीति नहीं बन पाई, कन्वेनर नहीं चुना जा सका, बल्कि बैठक के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पटना से लेकर दिल्ली तक यह संदेश दे दिया, यह संकेत दे दिया है कि विपक्षी एकता की बात बेमानी है। वहीं ममता दीदी का कांग्रेस के साथ रिश्ता भी विपक्षी एकता की राह में बड़ा रोड़ा है। तो आपको बता दें कि यह बैठक जरूर हुई, लेकिन दावा किया जा रहा था कि ये जो एकता के लिए बैठक की गई है ये हिट होगी या फ्लॉप होगी। अब दावे बड़े बड़े जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस बैठक के बाद बहुत कुछ निकल कर सामने नहीं आया है। कहा जा रहा है कि ये पहले फेज की बैठक थी, यानी पहले चरण की बैठक थी, और इसके बाद फिर दोबारा जब जुलाई में शिमला में बैठक होगी तब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा और रणनीति तैयार की जाएगी। हुए विपक्षी एकता की बैठक को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने इस बैठक को देश की दिशा तय करने वाला बैठक बताया है। बिहार की धरती ज्ञान की धरती है, मोक्ष की धरती है। बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है और बिहार की धरती पर बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं जिससे परिवर्तन हुआ। चाहे चंपारण में जो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने किया, या इमरजेंसी के खिलाफ जेपी जी का जो मूवमेंट था वो हुआ, और एक देश को एक दिशा दिखाने का काम किया। तो उसी तरीके का ये धरती रहा है। और यहाँ पटना में इतनी बड़ी बैठक हुई, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सभी बड़े नेता सब लोग उपस्थित रहे और एक मत हो करके फासिस्ट फोर्सेस के खिलाफ जो है गोलबंद होने का ऐलान किया, और एक देश को दिशा दिखाने के लिए सब लोग एकजुट हुए। और ये कोई हम अपने हित के लिए या उनके हित के लिए नहीं, बल्कि जनता की मांग पर हम लोग एक हुए। और सब लोग चाहते हैं कि जनता जो है मोदी जी पे बात नहीं करना चाहती। जो अगला चुनाव है वो जनता का चुनाव है, कोई एक विशेष व्यक्ति का चुनाव नहीं। चलिए, तो तेजस्वी यादव बता रहे थे कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ हुआ और क्या रणनीति बनाई गई, इसका खुलासा तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन ये कहा कि सब दल साथ हैं और एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ेंगे। इधर प्रशांत किशोर ने विपक्षी एकता पर तंज कसते हुए कहा कि 1977 में लोग बताते हैं कि सारे दल एक हो गए तो इंदिरा गांधी जी हार गई। ये बात जितने लोग बता रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं। दरअसल 1977 से पहले जेपी का नवनिर्माण आंदोलन हुआ और जेपी ने आंदोलन किया, जिसे जेपी आंदोलन का नाम दिया जाता है। जेपी का चेहरा था, इमरजेंसी लागू हुई, सब कुछ हो गया, तब जाकर सब दल एक साथ में आए। प्रशांत किशोर ने कहा कि साथ में पीसी कर देने से एकता नहीं होती। पहले नीतीश कुमार को बिहार में सीटों का फार्मूला जारी करना चाहिए, तब उन्हें कोई सीरियसली लेगा जो उनके बाहर से दूसरे राज्यों से आ रहा है। करने से विपक्षी एकता अगर होनी होती तो आज से 10 वर्ष में ये काम हो गया होता। नेताओं के आपस में मिलने से विपक्षी एकता नहीं हो सकती है। मैं उस क्षेत्र में करीब 8-10 साल तक सक्रिय तौर पर मैंने काम किया है। इसका कोई मतलब नहीं है। ममता बनर्जी से आप मिले, ममता बनर्जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया, आपने एक स्टेटमेंट जारी किया, उससे जनता पर क्या असर पड़ा?
उससे लोगों पर क्या असर पड़ा। ऐसा तो है नहीं कि ममता बनर्जी ने कह दिया कि कांग्रेस को वो वेस्ट बंगाल में लड़ने के लिए जगह दे देंगी। कांग्रेस ने ये कहा नहीं कि भाई हम वेस्ट बंगाल छोड़ देंगे ममता बनर्जी के भरोसे। तो नीतीश कुमार जो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, तो कम से कम बिहार का ही फॉर्मूला जारी कर दे कि बिहार में जदयू कितना सीट लड़ेगा, कांग्रेस कितनी सीट लड़ेगी और आरजेडी और उनके अन्य जो 4 सहयोगी दल हैं जो अभी सरकार में हैं, सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल कितने सीट लड़ेंगे। बिहार का ये फॉर्मूला अगर आप जारी कर दीजिए, उसके बाद दूसरे राज्य में जाइएगा तो कोई आपको गंभीरता से लेगा। देखिए जी, प्रशांत किशोर की बात है, उन्होंने अपने तरीके से बात अपनी रखी। हम सीधे चलते हैं पटना, हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह जो बिहार एडिटर हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, बैठक खत्म हो गई है लेकिन एक सिलसिला अब शुरू हो गया है विपक्ष को एकजुट होने का। ये पहले राउंड की बैठक थी, इसके बाद फिर बैठक होगी, बैठकें होती रहेंगी और उसमें क्या कुछ निकलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल तेजस्वी यादव ने इस बैठक को बेहद सफल बताया है और उन्होंने ममता बनर्जी की उसी बात को दोहराया जिसमें उन्होंने कहा था कि यह पटना से, बिहार से कोई भी आंदोलन अगर शुरू होता है या कोई भी काम अगर शुरू होता है तो वो एक जन आंदोलन का रूप ले लेता है। इसी बात को उन्होंने दोहराया। वहीं प्रशांत किशोर जो एक कुशल रणनीतिकार हैं और कई ऐसे दल शामिल थे इस बैठक में जिनको उन्होंने ऐतिहासिक जीत दिलाने का उनके राज्यों में काम किया है। ऐसे में उन्होंने साफ तौर पे जो प्रशांत किशोर ने कहा है कि पहले बिहार का फार्मूला तय कर लें, तब तो दूसरे राज्य उन्हें सीरियसली लेंगे। देखिए वेद प्रकाश जी, जिस तरह से बैठक खत्म होने के बाद में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, माहौल काफी गर्म है, तापमान में भी गर्मी है, लेकिन इसके साथ साथ जो भी यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग हैं एक दूसरे पे कमेंट्स कर रहे हैं, छिटाकशी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जो ये बात कहा ममता बनर्जी के बात की पुष्टि करते हुए कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो देश को दिशा और दशा देता है। चंपारण आंदोलन रहा हो महात्मा गांधी का या फिर जेपी आंदोलन रहा हो, और विपक्ष का और सत्ता पक्ष का यहाँ पर कहना है कि जेपी आंदोलन के जो शिष्य थे वो आज कांग्रेस के गोद में बैठे हुए हैं। तो ये तमाम आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अभी जो पॉलिटिकल जो सिनेरियो चल रहा है इसमें प्रशांत किशोर का जो कहना है वो कहीं ना कहीं जायज दिख रहा है। प्रशांत किशोर ने के कहने का मतलब ये है कि सीटों का बंटवारा यहाँ पर कैसे हो पाएगा और कैसे लोग करेगा, ये बहुत बड़ा टफ वर्क होगा विपक्षी पार्टियों के लिए। और शुरुआत उन्होंने कहा कि बिहार से ही करिए। इस प्रकार की अगर थोड़ा अतीत में जाएंगे बिहार की राजनीति में, तो 90 के बाद यहाँ पर लालू राज यहाँ पर कायम हुआ, लालू यादव गद्दी पर बैठे और उसके पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। और जब लालू यादव से कांग्रेस यहाँ गठबंधन में हुआ तो कांग्रेस की जमीन यहाँ पर खिसक गई और ऐसे खिसकी कि कांग्रेस का यहाँ पर एक समय ऐसा आया था कि नामो निशान तक खत्म हो गया था। लेकिन धीरे धीरे जो है ये कांग्रेस में 12 जो है यहाँ पर विधायक हुए। तो कहने का मतलब है कि वो कांग्रेस को हमेशा सीटों के बंटवारा में हमेशा दरकिनार करते रहे हैं। लेकिन सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को कहा जाए एक तरह से, अगर यहाँ पर जो सिनेरियो है उसमें मुस्लिम वोट बैंक को जब लालू यादव ने माई समीकरण का जब नारा दिया था तो उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक को पोलराइज करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए कांग्रेस का सहारा लिया था। लेकिन जैसे ही आडवाणी का रथ रोका और उनको इस बात का एहसास हो गया कि मुस्लिम वोट बैंक मेरा अब हो गया है, तो धीरे धीरे कांग्रेस को साइड करने लगे। तो प्रशांत किशोर का साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर बिहार में तो पहले सीटों का बंटवारा करे कि किसको कितना सीट मिलेगा। और यही बात कुछ ममता बनर्जी के लिए भी उन्होंने कहा है। ममता बनर्जी का वो इलेक्शन कैंपेनर भी रहे हैं, तो वो जो है जानते हैं, ममता बनर्जी के भी बारे में जान रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे दल यहाँ पर आए हुए जिनकी सरकार बनाने में उनकी अहम भूमिका रही है, तो यहाँ पर नीतीश के साथ भी काम कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस पार्टी में वो काम कर चुके हैं, कम से कम उसका जो इनपुट है उससे वो बेहतर वाकिफ है। और ये बात उनको कहने से गुरेज नहीं हो रहा है कि बिहार में सीटों के बंटवारा में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी इन पार्टियों के बीच। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे
काफ़ी मशक्क़त तो करनी पड़ेगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। चलिए हम सुन लेते हैं विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा और उस पर जेडीयू ने क्या कुछ कहा है इस बैठक को लेकर, और लगातार जो उन पर वार हो रहे हैं इस पर बीजेपी और जेडीयू की क्या राय है, क्योंकि चिर प्रतिद्वंदी हैं दोनों अब एक दूसरे के, और कभी एक साथ हुआ करते थे महागठबंधन के खिलाफ, एक साथ एनडीए फोल्डर में सब हुआ करते थे। नेता प्रतिपक्ष पहले विजय सिन्हा को सुनते हैं। उन्होंने विपक्षी एकता पर लगातार हमला किया है। उन्होंने एक बार फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बैठक में शामिल सभी दलों को घोटाले की बारात की संज्ञा दी। इसके साथ ही उन्होंने बिहार में हुए कई घोटालों का जिक्र भी किया। ठीक करने के लिए चले थे, जंगल राज को लाए थे, लेकिन बीजेपी ने पिंजरे में बंद करवा दिया था। और जो आज उनके छोटे भाई जिनके बल पर उनको गर्मी चल रही है, उनको भी वो अपने पिंजरे में ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और बहुत जल्दी देखिएगा कि भ्रष्टाचार का जितनी परतें खुल रही है, बड़े भाई छोटे भाई बिहार के बर्बादी का सबसे बड़े नायक है। बिहार की जनता जातीय बंधनों को तोड़ करके नए बिहार और गौरवशाली बिहार के लिए संकल्प ले चुका है। चलिए, तो विजय सिन्हा कह रहे थे। ललन सिंह ने क्या कुछ कहा, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। पटना में हुए विपक्षी एकता की बैठक के बाद बीजेपी के तमाम शीर्ष नेता इसे इमरजेंसी का दौर याद दिला रहे हैं, जेडीयू को खास तौर से। ऐसे में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि अभी इमरजेंसी से भी बदतर स्थिति है। उस समय ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी नहीं हो रही थी। अभी के सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने से सरकार उसके ऊपर इनकम टैक्स और ईडी की रेड करवा देती है। आप इमरजेंसी से बदतर स्थिति में है। आज अगर कोई आपके खिलाफ एक शब्द बोलता है तो उसके यहाँ सीबीआई और ईडी का छापा पड़ने लगता है। इमरजेंसी के दौरान कभी इंदिरा गांधी ने सीबीआई और ईडी का और इनकम टैक्स का इस्तेमाल नहीं किया था। हम लोग भी जेल में थे। आप तो आज वो काम कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, सारी संस्थाओं को नियंत्रित करके अपने पॉकेट में रखे हुए। आज तो बदतर स्थिति। चलिए, तो अपने अपने तरीके से एक दूसरे पर निशाना साधने की कोशिश हो रही है। एक बार फिर हम रुक करते हैं पटना का, जहां मनोज नारायण सिंह हमारे बिहार एडिटर हमारे साथ बने हुए हैं। एक संक्षिप्त में उनसे हम एक और प्रतिक्रिया लेंगे। एक तरफ विजय सिन्हा, दूसरी तरफ ललन सिंह। ज़्यादातर ललन सिंह इन दिनों बयान देने से बचते रहते हैं मीडिया से, लेकिन उन्होंने साफ तौर से कहा कि इमरजेंसी से भी, एक तरफ इमरजेंसी की याद दिला रही है बीजेपी, जेडीयू कह रहे हैं कि इमरजेंसी से भी बदतर स्थिति है। देखिए वेद प्रकाश जी, एक तरह से देखा जाए तो कल जितनी सारी विपक्षी दल की पार्टियां जो भी है यहाँ पर अपना कार्यक्रम में यहाँ पर आई हुई थी, बैठक में शामिल थी, इसमें अधिकतर ऐसी पार्टियां हैं जहां पर केंद्र सरकार का, ईडी का या इनकम टैक्स का या सीबीआई का रेट पड़ा है। जहां तक बात है ललन सिंह के बात के कहने का कि इमरजेंसी भी से भी बदतर स्थिति है, जहां पर कुछ भी लोग अपना बात बोलने में उनको डरना पड़ता है, घबराना पड़ता है कि बात नहीं बोले, अपनी बात नहीं रखें, वरना ईडी और इनकम टैक्स सीबीआई का छापा पड़ जाएगा। बात ठीक है, अगर सीबीआई इनकम टैक्स का अगर छापा अगर पड़ रहा है, अगर कुछ नहीं मिले तो ये बात ललन सिंह की बात में सत्यता मानी जा सकती है। लेकिन अगर करोड़ों में अरबों में अगर संपत्ति, अगर अवैध संपत्ति मिलती है, तो जाहिर सी बात है कि ये तो जो डिपार्टमेंट बनाया गया है, ईडी इनकम टैक्स बनाया ही गया है इसी के लिए, तो वो तो अपना काम करेगी ही करेगी। लेकिन जिस तरह से इसको लेकर के पूरी चर्चा हो रही है, आप देखे हैं कि किस तरह से अब विजय सिन्हा बोल रहे हैं कि ये पूरे घोटालेबाजों की सरकार है, तो और ललन सिंह बोल रहे हैं कि ईडी और सीबीआई से जो है धमकी यहाँ पर मिल रही है। तो जाहिर सी बात है कि अगर छापेमारी में अगर कुछ नहीं मिलता है तो ललन सिंह की बात में सत्यता मानी जा सकती है। लेकिन अगर जहां संपत्ति मिल रही है, अवैध संपत्ति मिल रही है, तो केंद्र सरकार का तो स्टेप सही माना जाएगा। अब आगे देखिए अभी और क्या होता है। एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर मनोज ये भी होता है, और बहुत ही संक्षिप्त में इसका जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे कि सवाल तो लाजिमी है ललन सिंह जी का भी कि आखिर जो छापेमारी हो रही है और तमाम हो रही है, क्या बीजेपी में शामिल लोगों के कोई भी भ्रष्ट नहीं है? एक भी नेता ऐसा भ्रष्ट नहीं है। और दूसरा सवाल हमेशा ये विपक्ष की तरफ से उठता आया है कि जितने भी लोग इधर घोटाले किए,
चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम में शामिल हों या अन्य किसी घोटाले में, बीजेपी में ही जाते दूध के धुले हो जाते हैं। ऐसी कौन सी गंगा बह रही है बीजेपी में? बिल्कुल, ये जो है, ये आरोप में तो कहीं कहीं सत्यता दिख सकती है। अगर इसी तरह का अगर रेट अगर बीजेपी के भी नेताओं के यहाँ अगर हो तो ये बैलेंस्ड माना जा सकता है, लेकिन सिर्फ अपोजिशन के पास में जो है छापामारी होता है तो ये कहीं ना कहीं जो है ये पॉलिटिकल ये जो हो सकता है कि माना जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से यहाँ विपक्षी पार्टी सबका जो आरोप है कि बीजेपी में जो भी नेता चले जाते हैं, चाहे माने विपक्षी का कोई भी नेता हो, अगर बीजेपी में चला गया तो वो दूध का धुला हुआ हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये आरोप बीजेपी पर लग रही है, इससे बचने के लिए बीजेपी को भी चाहिए कि दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि बीजेपी में जो लोग आ गए हैं या फिर अगर कोई इनपुट अगर मिलता है तो उनके यहाँ रेट नहीं पड़े, सिर्फ अपोजिशन के यहाँ पड़े। तो ये अपोजिशन का जो आरोप है, ये आरोप से बचने के लिए बीजेपी को भी इस तरह का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, इस विषय पर चर्चा करने के लिए। तो विपक्ष की महाबैठक अब शुरू हो चुकी है। एक तरफ एक राउंड खत्म हो चुका है, इसके बाद लगातार बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन यह बैठक कितना हिट होता है या फ्लॉप होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब बात करते हैं भूमिका पर संदेह की। आखिर किसकी भूमिका पर संदेह हो रहा है? देवघर के मोहनपुर प्रखंड के ठडियारा गांव में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की तरफ से जनता संवाद का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्यपाल ने आम लोगों से बात की, उनकी समस्याओं से अवगत हुए, साथ ही विभिन्न योजनाओं के तहत लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। तो देवघर में राज्यपाल थे और लगातार राज्यपाल इन दिनों झारखंड के विभिन्न जगहों का दौरा कर रहे हैं और लोगों से जन संवाद कर रहे हैं, परिसंपत्तियों का वितरण कर रहे हैं। Right there, we will choose a central spot so that these girl children can go by their bicycle or something. That will take little time. Till the time, my advice to the district administration is that the Devgarh College can provide one bus now or 2 buses required, so that they can come and pick up the girls student only, so that the girl student can go for time being. We'll चलिए, अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने एक बार फिर राज्यपाल पर टिप्पणी की है। राज्यपाल पर एक विधायक की टिप्पणी ने झारखंड की राजनीति में एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। राज्यपाल के जामताड़ा आगमन के सवाल पर डॉक्टर इरफान ने कहा कि राज्यपाल सम्मानित पद है, संवैधानिक पद है और उनका यहाँ स्वागत है। हालांकि ऐसा आयोजन किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर राज्यपाल यहाँ आकर राजनीति करेंगे तो हंगामा होगा। परे है, महामहिम है, जा सकते हैं कहीं भी, लेकिन मैंने कहा कि कोई राजनीतिक प्रोग्राम ना हो। अगर राजनीतिक प्रोग्राम होगा तो फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत होगा, हंगामा होगा, जो जानते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि आप सम्मानित पद पर हैं, महामहिम हैं, और अगर कोई कल्चर प्रोग्राम में आप आ रहे हैं, जागरूकता फैलाने के लिए चाह रहे हैं, समाज को जागरूक करने के लिए आप आ रहे हैं, जोड़ने के लिए आ रहे हैं, तो वेलकम है आपका स्वागत करेंगे। चलिए, इधर कांग्रेस के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी के गवर्नर पर की गई टिप्पणी के बाद झारखंड बीजेपी के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि झारखंड में राज्यपाल की भूमिका काफ़ी अहम है, उनके कार्यों पर सवाल खड़ा करना सही नहीं। सरकार के प्रमुख होते हैं और संविधान में दी गई शक्तियों के अनुरूप जो राज्य सरकार है वो राज्यपाल के नाम पर ही कार्य करती है। तो किसी विधायक को या किसी सरकार के मंत्री को राजभवन पर या राज्यपाल पर टिप्पणी करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं, खास करके जब झारखंड ट्राइबल एरिया है और यहाँ गवर्नर ट्राइबल लॉज के कस्टोडियन होते हैं 5वीं अनुसूची के अनुसार। तो वो उसके तहत जब उन्होंने साहिबगंज का दौरा किया, संथाल का दौरा किया और देखा कि भारी पैमाने पर इलीगल माइनिंग हुई है या जो भी सरकार की विसंगतियां हैं, अंतिम
व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं, इसको अगर उन्होंने सरकार को शीशा दिखाने का काम किया तो इसमें क्या गलत था। और उन्होंने यह भी तो स्पष्ट कहा कि राजभवन जो है वो अपनी सीमा में रहकर काम करता है और राज्य सरकार भी अपनी सीमा में रहकर काम करती है, दोनों के अलग अलग दायित्व हैं। लेकिन ये सरकार आतंक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और कोई भी इसे शीशा दिखाता है तो इनके विधायकों को और इनके मंत्रियों को वो बर्दाश्त नहीं होता। The Jharkhand, at least in the next 5 years. राज्यपाल की भूमिका पर सवाल खड़ा किया है कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने। उनका कहना है कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है और ऐसे में अगर वे अपने कार्यों के जरिए राजनीति करते हैं तो हंगामा भी होगा। आपको बता दें कि जामताड़ा में भी राज्यपाल का कार्यक्रम है और वे वहाँ भी जाने वाले हैं। लगातार उनका कार्यक्रम चल रहा है, लोगों की समस्याओं से अवगत हो रहे हैं। हर रोज़ झारखंड के विभिन्न सुदूर इलाकों में वे पहुंच रहे हैं, लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और उसका समाधान करने का आश्वासन दे रहे हैं, साथ में परिसंपत्तियों का वितरण भी कर रहे हैं। और ये नागवार गुजर रहा है झारखंड के सत्तारूढ़ दल में शामिल पार्टी के विधायक को, जो साफ तौर पर इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि वे स्वागत भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर वो आते हैं, राजनीति नहीं करते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन जो परिस्थितियां बन रही हैं उसके हिसाब से उन्हें ऐसा लगता है कि शायद राज्यपाल यहां पर राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि राज्यपाल अपनी गरिमा में रह के काम कर रहे हैं, अपनी मर्यादा में रह के काम कर रहे हैं और अपनी जो उन्हें काम करना चाहिए, जो सरकार को करना चाहिए, वो काम ये कर रहे हैं शीशा दिखाने का, यानी आईना दिखाने का काम कर रहे हैं कि कैसे सुदूरवर्ती इलाकों में आज भी विकास की रोशनी नहीं पहुंच पाई है। तो राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं सत्तारूढ़ दल के विधायक इरफान अंसारी। अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं इरफान, और एक बार फिर उन्होंने बयान दिया है। राज्यपाल का जो दौरा चल रहा है, इस दौरा पर और ख़ास तौर से संथाल में जामताड़ा में जो उनका कार्यक्रम है, आगमन है, लोगों से सीधा संवाद करने का, उनकी समस्याएं सुनने का और परिसंपत्तियों के वितरण का, जिसे लेकर उन्हें आपत्ति है। और उनका साफ कहना है कि हमारे साथ झारखंड एडिटर राकेश कुमार फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, हम उनसे उनके पास रुक करते हैं। राकेश, जिस तरह से राज्यपाल का लगातार कार्यक्रम चल रहा है, झारखंड के विभिन्न सुदूर इलाकों में जा रहे हैं, लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं, परिसंपत्तियों का वितरण कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और उसका निदान करने का प्रयास कर रहे हैं। ऊपर से अब ये आरोप लगने लगे हैं कि राज्यपाल राजनीति कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से राज्यपाल का दौरा हो रहा है और लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि राज्यपाल कहीं न कहीं उन चीजों पर चर्चा कर रहे हैं जिसको लेकर बार बार चर्चा की
की जाती रही है पिछले 20-22 साल में, राज्य में विकास के कार्य तेजी से नहीं हो पाए हैं। और ऐसे में जब राज्यपाल का दौरा हो रहा है तो बुनियादी सुविधाओं को लेकर के, विकास के कार्यों को लेकर के, तमाम चीजों को बड़ी ही बारीकी से देखने की कोशिश कर रहे हैं। संथाल परगना का दौरा उनका है और इस दौरान वे कई चीजों का जिक्र भी किए और साथ साथ ये भी बात कर रहे हैं कि राज्य के विकास को लेकर जो ये एजेंडा बनाए जाने चाहिए थे, उस पर थोड़ी कमी नजर आ रही है। फिलहाल तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि काफी अहम माना जा रहा है और राज्यपाल के इस दौरे को लेकर इसलिए भी ज्यादा महत्व दी जा सकती है क्योंकि राज्यपाल आदिवासी राज्य होने के कारण, 5वीं अनुसूची के तहत कई चीजों को देखने के कारण तो कहीं न कहीं राज्य के कस्टोडियन के रूप में जाने जाते हैं। तो ऐसे में इन सारी चीजों की वो मॉनिटरिंग जरूर कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से विवाद खड़ा हुआ है, खास करके डॉक्टर इरफान अंसारी जो कांग्रेस कोटे से विधायक हैं, उनकी तरफ से राज्यपाल के दौरे पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं राजनीति भी तेज हो रही है और इस पर कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो गए। जी, ये पहला मौका नहीं है। झारखंड की बात करें, अगर देश के अन्य राज्यों की ही बात करें तो ममता बनर्जी ने भी राजभवन की भूमिका पर सवाल उठाए। आपको याद होगा कि जब पटना में महागठबंधन की महाबैठक हुई, उसके बाद जब संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रही थी तो भी उन्होंने अपने मन से कहा कि राजभवन को राजनीति का केंद्र बना दिया गया है। तो ये बार बार राजभवन पर जो सवाल उठने लगे हैं, आखिर क्या वजह इसकी मानते हैं? देखिए, कई चीजें हैं, खास करके आप जिस तरीके से चर्चा कर रहे हैं, ममता बनर्जी की बात की जाए या जहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं काम कर रही वहाँ की बात की जाए, इन सारे राज्यों में जिस तरीके की चीजें चर्चा में आती रही हैं उसमें इन सारी चीजों का जिक्र जरूर किया जाता है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक फेडरल सिस्टम है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच तालमेल की बात आती है। योजनाओं को लेकर के कई ऐसी योजनाएं होती हैं जो केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जाती हैं, जिसमें राज्य सरकार की अहम भूमिका होती है और राज्य सरकार कहीं न कहीं राजस्व की जब वसूली करता है तो उसमें केंद्र को भी फायदा होता है और केंद्र सरकार के पास सारी राशि जाती है। तो ऐसे में एक फेडरल सिस्टम बना हुआ है और इस सिस्टम से अगर बाहर कुछ हो रहा है तब तो सवाल जरूर खड़े किए जा सकते हैं। लेकिन जिस फेडरल सिस्टम से पूरे देश को चलाया जाता है उस पर अगर कहीं न कहीं सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो उनको, जो लोग सवाल खड़ा करते हैं, उनको अपनी तथ्यों के साथ सवाल खड़े करने की जरूरत महसूस की जाती है। क्योंकि जिस तरीके से राज्य में विकास की योजनाओं की बात की जाए तो मुझे जो जानकारी अभी मिल रही है, लगभग 13 से 14 हजार करोड़ की योजनाएं केंद्र सरकार की फिलहाल राज्य में वर्तमान समय में चल रही है। तो जानकारी मिली है कि बड़ी राशि जो राजस्व के रूप में केंद्र सरकार के पास जाएगी और साथ साथ राज्य सरकार को भी उतनी राशि मिलेगी। तो ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम के तहत ही सारी चीजें चलती हैं और कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि चूंकि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का समय आ गया है, आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, इन सारी चीजों को सामने रखकर जरूर बातचीत की जा रही है। लेकिन तथ्यों को सामने रखकर अगर बातचीत की जाए तो कहीं न कहीं फेडरल सिस्टम काम कर रहा है, राज्यपाल अपना काम कर रहे हैं, राज्य सरकार को भी अपना काम करना है। फिलहाल की बात की जाए तो आरोप प्रत्यारोप और राजनीति का दौर जरूर है, लेकिन राज्य के विकास को लेकर कोई भी कदम उठाता है तो उसे बेहतर ढंग से देखा जाना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि राज्यपाल की भूमिका पर संदेह और लोग शक कर रहे हैं कि राज्यपाल अपना कार्य करने की बजाय वो राजनीति कर रहे हैं और इसका विरोध भी अब शुरू हो गया है। तस्वीर तालियां बजाकर के उनकी हिम्मत को बढ़ाइए। चलिए, अब बात करते हैं बिहार की। अब पुल गिरने की उसकी भी बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ पहले बात कर लेते हैं कि बगहा में गंडक नदी के कटाव से लोगों को बचाने के लिए कटाव रोधी कार्य किया गया था। बैग को गंडक किनारे बांधा गया, लेकिन अब वह कार्य भी गंडक नदी की भेंट चढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों में डर का माहौल है। जियो बैग नदी में समाते जा रहे हैं, कई जगह बोरियां नदी में समाने के कगार पर है। ग्रामीणों में डर सता रहा है कि फिर से कटाव न शुरू हो जाए, नहीं तो बाकी बचे लोगों के आशियाने पर भी संकट आ जाएगा। क्योंकि अभी जिस तरह कटाव हो रहा है, जब जल स्तर बढ़ेगा तो हालात और भी भयावह होंगे। आपको बता दें कि अभी मानसून आया भी नहीं है और उसके पहले ये तैयारी की जा रही थी प्रशासन की तरफ से, लेकिन जो बचाव के उपाय किए गए थे वो भी बहते जा रहे हैं। पंचायत में हरपुर मुसहरी गांव बा, 8-9 करोड़ लागत से काम हो गलो। आई का भेलो मोटिया काट के अब बिछा के बोरवा से बही रहे लो, क्योंकि पानी आइल नदी में हल्का सा उ सब कट करके गिरता। और जहाँ बारिश शुरू भई सब
बोरी सब चल जाए नदी में। ओकरा बाद से गाँव के लोग तो भागता, आधा लोग चली गए, बहुत लोग बाकी बा, सब लोग डरा गए एकदम गाँव के लोग। और बाहर जहाँ बारिश शुरू भइल कि बचे वाला नहीं चला गई, 8-9 को तो पानी में चली गई। और लूट खसोट आए तो लूट खसोट। चलिए, तो ये कटाव हो रहा है और चीजें बह रही हैं। वाल्मीकि नगर से जेडीयू के विधायक रिंकू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत न्यूज 24 पर। बचाव के उपाय किए जा रहे थे, हर साल कटाव होता है, हर साल परेशानी होती है, बचाव के उपाय किए जा रहे थे समय से पहले। चलिए, ये तो काबिले तारीफ है, लेकिन ये उपाय भी अब नदी में समाते जा रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि जो उपाय किए जा रहे हैं वो नदी में समाते जा रहे हैं। देखिए, सरकार का काम है करना, हम तो अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अब यहाँ तक आप देखेंगे तो इसमें संवेदकों का दोष है, तो जो भी इसके संवेदक हैं उस पर सरकार से मांग की जाएगी, और जो भी इसके अभियंता हैं उन लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि जो भी इस तरह के कार्य कर रहे हैं, जो दोषी हों, उनके कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाए और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। का कहर कोई नई बात नहीं है बिहार में, और इससे बचाव के उपाय भी लगातार किए जाते हैं। देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है कि नई बात नहीं है। आप मेरे विधानसभा में आके देखें, मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ, खासकर मैं अपने विधानसभा की बात करूँ। मेरे विधानसभा में अगर आप आकर देखेंगे तो ये मुझे लगता है कि पहला घटना को जिस तरह की घटना हो रही है कि हाँ, मतलब अगर कोई काम किया जा रहा है तो शायद उस काम में त्रुटि हो, तो इसमें तो अभियंताओं की लापरवाही है, इसमें सरकार का दोष आप नहीं दे सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो सरकार के द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है, लेकिन अभियंताओं की लापरवाही और संवेदक की मिली भगत। जी बिल्कुल, इसमें मैं किसी को दोषी नहीं, मैं तो तारीफ कर रहा हूं कि चलिए समय रहते कम से कम ये काम करवाया गया सरकार की तरफ से। कि हमेशा अक्सर होता यही था कि बाढ़ आ जाती थी, लोग बहते थे, लोगों के आशियाने टूट जाते थे, उसके बाद रिलीफ के तौर पर तैयारी की जाती थी, शिविर लगाए जाते थे। लेकिन इस बार पहले से तैयारी आप लोग कर रहे हैं, साधुवाद इसके लिए। लेकिन ये तैयारी जो है ये मुकम्मल नहीं हुई है। गलती किसकी है, किसको मानते हैं, और इस पर क्या एक्शन लेंगे? आप स्थानीय विधायक हैं, लोगों की समस्याओं के साथ खड़े रहना आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है कि लोगों की समस्याओं के साथ खड़ा रहना मेरी जिम्मेदारी है, और इसमें सरकार भी कहीं से भी दोषी नहीं है, क्योंकि आपने ही कहा है कि समय रहते इस पे कार्रवाई और समय रहते काम शुरू हो गया। लेकिन मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, इसमें संवेदकों की लापरवाही और अभियंताओं की मिली भगत। तो मेरा भरसक प्रयास होगा, जो भी संवेदक हैं और जिन अभियंताओं की इसमें मिली भगत है, उन अभियंताओं के ऊपर सरकार की तरफ से गाज गिरवाया जाए। और ऐसे संवेदक जो इतने घटिया काम अगर करते हैं और जिनकी वजह से बार बार हमारी सरकार की फजीयत हो रही है, तो ऐसे संवेदकों को मैं सरकार से मांग करूंगा कि उनको सिर्फ दिवाली नहीं बल्कि ब्लैक लिस्टेड किया जाए, ताकि भविष्य में भी वो कहीं भी काम करने के लायक नहीं रहे। जी, कोसी की त्रासदी हम देख चुके हैं रिंकू जी, आपने भी देखा होगा किस तरह वो मंजर था, वो दर्दनाक मंजर पूरे बिहार ने झेला है उसे। इस बार क्या तैयारी है आपकी तरफ से? अगर इसको छोड़ दिया जाए तो ये जो फिलहाल जो भेंट चढ़ रही है, गलत हो रहा है, ये जो बह रहा है, इसको छोड़ दिया जाए तो, चूंकि मानसून आने वाला है, अब क्या तैयारी है आप लोगों की? अगर स्थितियां वैसी हो जाती हैं, बाढ़ आता है, तो क्या तैयारी कर रहे हैं आप? प्रशासन क्या तैयारी कर रहा है? नहीं, प्रशासन की तरफ से पूर्ण रूपेण इसकी कहीं भी मतलब पूरे रूप से इसकी तैयारी चली। और मेरे वहाँ तो जितने भी बाढ़ वाले वैसे एरिया जो मुझे लगता है कि कहीं यहाँ से कटाव हो सकता है, या फिर बाढ़ यहाँ पे बांध कटाव हो सकता है, या बाढ़ आ सकता है, तो वहाँ देखे होंगे आप जियो बैग की तैयारी हमारे वहाँ पूर्ण रूपेण चल रही है। हर जगह जो वैसे वीक पॉइंट है जिसको हम लोगों ने चूज किया है, अभियंताओं के द्वारा चूज किया गया है, संवेदकों के द्वारा या विधायकों के द्वारा या जनप्रतिनिधि, जो भी जनप्रतिनिधि किसी पंचायत स्तर के हैं, अगर वो बताते हैं कि सर इस जगह पे कटाव हुआ था या बाढ़ वाले समस्या इस जगह से हम लोग ग्रसित हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो किन कारणों से वहाँ पे बाढ़ की समस्याएं आ रही हैं, बहुत हद तक उन सारी समस्याओं का समाधान किया गया। या फिर जो कुछ जगह बच रहा है, तो जब बाढ़ आएगा तो उस पर पूरी हमारी फुल प्रूफ तैयारी है, कहीं से भी किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, भारत न्यूज़ 24 पर अपनी राय देने के लिए। तो जेडीयू विधायक रिंकू जी बता रहे थे कि किस तरह इनकी तैयारी है, और ये जो गड़बड़ियां हुई हैं, इस गड़बड़ियों पर कार्रवाई की जाएगी, अभियंता के खिलाफ, संवेदक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं, एक और खबर की बात करते हैं। बिहार में पुल धंसने का कोई मामला नया नहीं है, पहले भी कई बार ऐसी चीज़ें सामने आती रही हैं, और पूरा का पूरा पुल गिरता हुआ भी दिखाई दिया है, जो हमने दिखाया भी था। बहरहाल एक और मामला सामने आया है बिहार में पुल के धंसने का। किशनगंज के गलगलिया से अररिया तक सड़क चौड़ीकरण में निर्माणाधीन पुल का पाया धंसने से लोग परेशान हैं।
जानकारी के मुताबिक ये पुल 94 किलोमीटर लंबे गलगलिया से अररिया NH 327E पर बन रहा है। 1546 करोड़ की राशि से सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। बताया जा रहा है कि किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड से बहादुरगंज प्रखंड के बीच गौरीचक स्थित मेची नदी पर इस निर्माणाधीन 6 स्पैन के पुल का पाया बीच से धंस गया। पहली बरसात में ही पुल धंसने से इसका निर्माण कर रही कंपनी GR इंफ्रा पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अभी इस सड़क पर दर्जनों पुल का निर्माण होना बचा हुआ है। आपको बता दें कि इस पुल का अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ है और इसका पाया धंस गया, और ऐसे ही न जाने कितने पुल, दर्जनों पुल ऐसे हैं जो इस सड़क पर जिसका निर्माण होना बाकी है, और ये सड़क चौड़ीकरण के तहत काम करवाया जा रहा है। करीब 1546 करोड़ की राशि से सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। चलिए, ठाकुर गांव से RJD विधायक सऊद अफराजी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत न्यूज़ 24 पर। एक बार फिर बिहार में पुल धंसने की बात कोई नई नहीं है, और एक और पुल जिसका अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ था, इसका भी पाया धंस गया। अभी ये रोड और पुल जितने बन रहे हैं इसमें अंडर कंस्ट्रक्शन है, NHAI के तहत बन रहा है जी। ये सेंटर्स के बनाया जा रहा है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है जी। जी, मैं आप पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं आपसे। जी। ये कोई नया नहीं है, पहले भी पुल धंसते रहे हैं, पुल गिरते रहे हैं। बना कौन रहा है इससे कोई मतलब नहीं, सरकार, राज्य सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, जिम्मेदारी सभी की है। हाँ, सभी की जिम्मेदारी होती है जी। तो बहरहाल जिम्मेदारी इन लोगों ने, जांच कमेटी बिठाई गई है। बहरहाल इसमें जो चूंकि नुकसान तो पब्लिक का ही होगा इसमें जी, क्योंकि जो पैसे हैं तो जाहिर सी बात है आम का ही पैसा है, टैक्स का पैसा, इसका उसका पैसा है जी। तो बहरहाल ये अफसोसनाक खबर है, और इसमें बिल्कुल वो कड़ी निंदा की जा रही है कि इस तरह का हाथ ये नहीं होना चाहिए जी। ताकि फिर चूंकि अब उसको दोबारा बनना, ये कई करोड़ों का पुल बन रहा है तो जाहिर सी बात इसमें बहुत ही नुकसान हो रहा है जी जी। 1546 करोड़ 1546 करोड़ की राशि से ये काम किया जा रहा था, और लगभग 94 किलोमीटर लंबा गलगलिया से अररिया तक। तो ये बहुत प्रतीक्षित था और लोग इसका इंतजार कर रहे थे कि जल्द से जल्द निर्माण पूरा हो, ताकि एक आवागमन, ऐसे भी बिहार में आवागमन इन दिनों थोड़ा सुलभ हुआ है पिछले कुछ सालों में, तो इससे भी कि आवागमन काफी काम तेजी से चल ही रहा था। लेकिन शायद चूंकि ये लोगों ने बरसात से पहले ही ये पुल बनाया तो इनको नदियों का अंदाजा नहीं होगा जाके इसको इनको करना चाहिए था। खासतौर से जो कनकी नदी है, मेची नदी है, महानंदा नदी है, इन नदियों का बहाव बहुत तेज होता है, इसका पानी बहुत तेज होता है, तो ऐसी नदियों में सोच समझ करके बिल्कुल पूरे जांच के साथ इन लोगों को बनाना था। मुझे लग रहा है कि जो बेस दिया होगा बहुत ज्यादा ये मजबूत ना देने की वजह से ये पाया धंसा है, एक पाया धंसा है इसमें जी। तो इन लोगों को आगे इन नदियों पर जब काम वो करे तो फिर अच्छी तरह से उसको जांच करके और मजबूत के साथ के उसका बेस जो वो बहुत मजबूत देना होगा, नहीं तो फिर ताकि दूसरा फिर इस तरह का हादसा ना हो। सऊद साहब, एक सवाल यहाँ पर यह भी होता है कि जिस तरह से ये पाया धंसा, चलिए ठीक है, अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ था, अब ये फिर से दोबारा बनाया जाएगा, इस पैन को फिर से तैयार किया जाएगा, इसका पाया फिर से तैयार किया जाएगा, खर्च होंगे, राशि खर्च होंगे, और हो सकता है कि फिर बाद में इसका, ये हमेशा होता भी आया है कि एक टेंडर निकलता है, काम पूरा नहीं होता, फिर उसके बाद उसकी राशि बढ़ जाती है, दूसरी बार फिर टेंडर निकलता है, ये होता आया है। लेकिन बात करते हैं कि अगर ये पुल का निर्माण हो चुका होता और आवागमन शुरू हो चुका होता तो ये निश्चित तौर पे एक बड़े हादसे को दावत दे सकता था, कोई भी हादसा हो सकता था, जान माल का नुकसान हो सकता था। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अच्छा हुआ कि वक्त से पहले, मतलब इस्तेमाल करने से पहले, यूज करने से पहले ही ये हादसा हुआ, तो कम से कम जानो माल से हम लोग सब बच गए। और मैं इस कंपनी से ये करूंगा कि भाई आइंदा ऐसी दोबारा गलती ना हो, ताकि जो भी पुल बनाए, जहाँ भी बन रहे हैं, फिर उसका बेस
मजबूत बढ़िया से देखे कि उसका बेस मजबूती के साथ बन रहा है या नहीं बन रहा है, इनको वो देखने की जरूरत है। जो लेयर है, क्योंकि कई जगह पर जमीन में दलदल है, तो ऐसी जगहों पर उसको कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए, उस हिसाब से इन लोगों को इन नदियों में काम करने की जरूरत है। जी, असरार साहब, सरकार आपकी है, क्या आप नहीं चाहेंगे कि ऐसी कंपनियां अगर बन जाता, आप भी जान रहे हैं और हम भी जानते हैं कि अगर बन गया होता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, जान माल का नुकसान, तब शायद अभी जो हम बात कर रहे हैं इसकी तस्वीर कुछ और होती, हम किसी और तरीके से बात कर रहे होते। तो ऐसे में क्या आप, सरकार आपकी है, क्या आप नहीं चाहेंगे कि सरकार से बात करके ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करें, इन्हें ब्लैकलिस्टेड कराएं? नहीं, इसी वजह से इसमें जांच बैठाई गई है कि इतनी बड़ी कंपनी काम कर रही है, उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, इतना बड़ा चूक कैसे हुआ। तो जांच का विषय है। जांच में अगर इस तरह के लापरवाही पाई जाएगी और उनका ये देखा जाएगा तो बिल्कुल ऐसी कंपनियों पर रोक लगाने की जरूरत है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और भारत न्यूज़ 24 पर अपनी बात, अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो विधायक, आरजेडी के विधायक कह रहे थे कि कार्रवाई की जाएगी, इसके खिलाफ जांच बिठा दी गई है और जैसे ही इसमें अगर दोष पाया जाएगा कंपनी का तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सरकार उनकी है। और सबसे अच्छी बात ये रही सब चीज़ों के बीच में कि ये पुल अभी चालू नहीं हुआ था, शायद यही वजह है कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। बहरहाल इस पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।